उसके जहन में वक्फे वक्फे से धमाके हो रहे थे। वो अपनी सोचों में गुम था। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने उसके वालिद को कत्ल कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो बदले में उन्हें मार देंगे। वो इन्हीं सोचों में गुम चलता जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। वो ख्यालों से हकीकत की दुनिया में आया तो सामने दो नकाबपोश खड़े थे। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मुकाम भी नामालूम था और अफराद भी। वो कौन थे ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये लड़का कौन था ये मैं ज़रूर जानता हूँ। वो था लाल मस्जिद के पहले खतीब मौलाना अब्दुल्ला गाजी का बेटा अब्दुल रशीद गाजी। उसके दिल में एक ऐसी चिंगारी ने जन्म लिया जिसे हालात ने एक भड़कती हुई आग बना दिया, जिसकी तपिश पाकिस्तान से चीन बल्कि चीन से अमेरिका तक महसूस की गई। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बगावत की कहानी, एक लाडले के बागी बनने की कहानी, एक आमिर की अना और एक मुल्ला की जिद की कहानी, एक मस्जिद की लहू में नहाई दीवारों की कहानी, ऑपरेशन लाल मस्जिद की कहानी। पता नहीं चल रहा था कि कहां से फायरिंग हो रही है और फौज का एक अफसर मारा गया और इतनी फायरिंग हुई है कि बच्चे हमारे घरों में रोते रहे। जब इतनी मासूम जानों का ज़या हुआ, देखिए इतना जुल्म हुआ। अब्दुल रशीद गाजी साहब का मुझे फ़ोन आया था, अब आखिरत में मुलाकात होगी। ISI के एक जनरल ने बुलाकर कहा था कि यह हमारे मुल्क की मफाद का कत्ल था। मेरा ख्याल में कि लाल मस्जिद हमारी तारीख में एक स्याह दिन गिना जाएगा। न जाने वो कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने इस मामले को खराब कर दिया। कि हमारे साथ धोखा हुआ। दो नकाबपोश पाक अफगान सरहद पार कर चुके हैं। एक जीप उन्हें एक नामालूम मुकाम की तरफ ले जा रही है। चंद घंटों के सफर के बाद वो गाड़ी एक खंडर के सामने रुकती है। अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। वो सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचते हैं, जहां दो लोग बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं। एक का नाम है उसामा बिन लादेन और दूसरा मुल्ला मोहम्मद उमर, और नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि लाल मस्जिद इस्लामाबाद के खतीब अब्दुल्ला गाजी और उनके बेटे अब्दुल रशीद गाजी थे। ये मुलाकात कई घंटे जारी रही और जब वापसी का वक्त आया तो अब्दुल रशीद गाजी ने एक अजीब हरकत की। उसामा का ग्लास उठाया और बचा हुआ पानी पी लिया। उसामा के चेहरे पर हैरत के साथ एक मुस्कुराहट भी आ गई। अब्दुल रशीद ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप जैसा अजीम मुजाहिद बनूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप जैसा अजीम मुजाहिद बनूं। लेकिन एक मिनट, उसामा तो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, तो पाकिस्तान की एक मस्जिद के खतीब उसकी सोहबत में वहां क्या कर रहे थे? और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह कि अब्दुल रशीद गाजी का वहां क्या काम था? वो तो इस्लामाबाद की मोस्ट लिबरल कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था, जहां मिंबर पर बैठे वाले जिहाद के कसीदे पढ़ते थे, वेस्ट के खिलाफ बोलते थे। वहीं अब्दुल रशीद यूनेस्को के लिए काम करता था। मगर दुनिया के हालात के साथ अब्दुल रशीद में भी तब्दीली आ रही थी। ये वालिद की तकरीरों का जादू था या घरेलू माहौल के असरात? उसका माइंडसेट बदलने लगा, इसीलिए वो वालिद के साथ अफगानिस्तान तक हो आया। वापसी पर पुराना अब्दुल रशीद तो वहीं रह गया। अब इस्लामाबाद आने वाला एक नया अब्दुल रशीद था। उसने नौकरी छोड़ दी और मस्जिद के मामलात संभाल लिए। लेकिन इस वापसी को कुछ ही दिन हुए थे कि जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया, एक खौफनाक मोड़। अब्दुल्ला गाजी को कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन थे, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये 1965 है। इस्लामाबाद की सेक्टर G6 में शहर की मरकजी मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। नाम था लाल मस्जिद और पहले इमाम थे अब्दुल्ला गाजी। इस्लामाबाद उस जमाने में भी इलीट का शहर था और ज्यादा वक्त नहीं लगा, मौलाना बहुत से बाअसर लोगों को इंस्पायर करने लगे। 1977 में उन्होंने मिंबर से सियासत भी शुरू कर दी।
ये भुट्टो के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक थी जिसमें अब्दुल्ला गाजी पेश नजर आए। भुट्टो के बाद जब ज़िया की एंट्री हुई तो उन्होंने बतौर इनाम अब्दुल्ला गाजी को मजलिस शूरा का हिस्सा बनाया, बल्कि रुयत हिलाल कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया। और यहाँ पर गेम चेंज हो गया। अफगानिस्तान में जिहाद का आगाज़ हो गया। रूस की आमद ने पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री अलायंस को एक नई ताकत दी। अब अब्दुल्ला गाजी की धुआंधार तकरीरें नौजवानों को जिहाद के लिए उभार रही थी। इस्लामाबाद के बीचों बीच लाल मस्जिद मुजाहिदीन का मरकज बन गई। सोवियत वॉर के दौरान 90s में तालिबान की जो तहरीक चलती रही तो उसमें जितने भी जहादी आते थे तो इस्लामाबाद में उनको लाल मस्जिद का दौरा जरूर कराया जाता था। 1989 में रूस ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। द मुजाहिदीन वर अनस्टॉपेबल। अफगान जिहाद मुकम्मल हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट काबुल की जीत के बाद श्रीनगर में झंडे गाड़ना चाहती थी। उसके ख्याल में अब इस पुराने ख्वाब की ताबीर का वक्त आ चुका था और इस काम के लिए लाल मस्जिद भी आगे थी। लेकिन इससे पहले कि कश्मीर में कुछ होता, एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई जिसने इस मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद की बुनियादें हिला दी। दरअसल 1995 में ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। वक्त बदल चुका था। हुकूमत और लाल मस्जिद के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी। इदारों ने मौलाना को समझाना चाहा तो उन्होंने इस्लामाबाद के बीचों बीच तालिबान की हिमायत में रैली निकाल दी। इस्लामाबाद में आपारा में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसमें मौलाना आज़म तारिक ने खिताब किया था और वो था तालिबान जिंदाबाद रैली। और लाजमी वो स्टार्ट ही लाल मस्जिद से होती थी। तो लाल मस्जिद एक तरह से समझ लें कि इन तमाम जहादी एक्टिविटीज़ का मरकज़ होती थी और पूरे पाकिस्तान में एक मरकज़ थी। अब्दुल्ला गाजी की रियासत से दूरी और उसामा से कुर्बत ही थी जो उन्हें अफगानिस्तान ले गई। इदारे चाहते थे कि वो उसामा से मुलाकात को राज में रखें, मगर मौलाना ने हंडिया बीच चौराहे फोड़ डाली। जबकि वालिद साहब ने आते ही पहले जो मैं कहा कि मैं उसामा बिन लादेन से मिलकर आया हूँ और हम उनको हक पर समझते हैं और उनकी तायीद करते हैं और अमेरिका को जालिम समझते हैं, और अगले जो मैं अमेरिका मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस का मैं ऐलान करता हूँ। तो हुकूमत ने और ISI ने बहुत दबाव डाला कि ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस मुलतवी नहीं की गई। तो उन्होंने फिर एजेंसियों ने ISI ने हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने एक एजेंट के ज़रिए से शहीद कर दिया था। My father was assassinated on this place. He came from this direction. अब लाल मस्जिद अब्दुल्ला गाजी के दो बेटों के पास थी। अब्दुल अजीज़ ने वालिद की जगह संभाली और अब्दुल रशीद बस ये चाहते थे कि किसी तरह वालिद के कातिल पकड़े जाएं। इदारों से ताल्लुक़ तो पुराना था, इसीलिए अब्दुल रशीद का बार बार यही कहना था केस चलाया जाए। और फिर वो हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, डाला आ गया। ISI के एक जनरल ने बुलाकर कहा था कि यह हमारे मुल्की मफाद का कत्ल था, तो ये केस नहीं चलेगा। आपारा थाने में मौजूद है, आपारा थाने में मौजूद है। वो कातिल भी पकड़ा गया था, क्योंकि वो कातिल जो हमला आवर था वो शिया मसलक का था, उसको इस्तेमाल किया गया था, पकड़ा गया। हमने पहचान कर कहा यही है, लेकिन हुकूमत ने उसको, चूँकि एजेंसियों का काम था, उसको छुड़वा कर ईरान भिजवा दिया। और फिर अब्दुल्ला गाजी के बेटों ने सुलह कर ली। अब एक बार फिर इदारे और लाल मस्जिद सेम पेज पर थे, लेकिन नई सदी के आगाज़ पर सेम पेज के टुकड़े हो गए। दुनिया बदल चुकी थी। मुजाहिदीन दहशतगर्द बन गए। रैम्बो फिल्म के हीरो दुश्मन नंबर 1 हो गए। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. जब अफ़गानिस्तान के अंदर आप जहाद कर रहे थे तो आप मदरसों के लिए निसाब भी तैयार करवा रहे थे, अफ़गानिस्तान के बच्चों को कैसे जहाद की तालीम और तरबियत दी जाए। और फिर जब 9/11 हो गया तो 9/11 के बाद अब आपका जहन तब्दील हो गया और आपको लगा कि ये जो मदरसे हैं ये तो असल में दहशतगर्दों को पैदा कर रहे हैं और ये अब हमारे लिए ख़तरा बन चुके हैं। तो फिर एक नई सोच और नई अप्रोच जो है उसने जन्म लिया। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हो गया और पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था। चाहते हुए या ना चाहते हुए, आप जो भी समझे, रियासत की पॉलिसी बदल चुकी थी, लेकिन अवाम की सोच नहीं। वो तो अब भी उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को हीरो समझते थे और सदर परवेज़ मुशर्रफ और लाल मस्जिद की सोच में भी यही फ़र्क था। हंटिंग एवरी टेररिस्ट वाज डिस्कस्ड ऑफ कोर्स। जब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान किया था और कहा था कि हम उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो हमें यहाँ
पुलिस के बड़े अफसरान ने एक उलमा को प्रोग्राम रखा, तो उस पर मुझे भी दावत दी गई, मैं भी गया। उन्होंने कहा जी अब हालात पलट चुके हैं, अब आप लोगों ने जिहाद पर बात नहीं करनी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी बड़ा सख्त वक्त आ चुका है, तो मेरी तरफ से उनसे कह दे हम मुजाहिदीन को पहले भी हक पर समझते थे, अब भी हक पर समझते हैं। अफगानिस्तान में आग लगी हुई थी। एयर स्ट्राइक से अलकायदा और तालिबान के ठिकाने तबाह हो रहे थे और उनके कारकुन सरहद पार करने पर मजबूर हो गए। उनका नया ठिकाना बना पाकिस्तान का इलाका वजीरिस्तान। अमेरिका से दबाव आने लगा, वजीरिस्तान में ऑपरेशन का मुतालबा बढ़ने लगा। परवेज़ मुशर्रफ टालते रहे, लेकिन हमेशा की तरह बिलाखिर हथियार डाल दिए। 2004 में वाना ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। पाक फौज कामयाब हो रही थी, लेकिन अचानक पासा पलट गया। कई जवानों ने लड़ने से इनकार कर दिया। अस्करियत पसंदों को नई जिंदगी मिल गई, लेकिन कैसे? मरहूम सहाफ़ी सलीम शहजाद लिखते हैं कि 2003 में अलकायदा ने एक मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान में बगावत उभारने का प्लान, और इस प्लान पर अमल करवाने के लिए इंतखाब हुआ कमांडर शेख ईसा अल मिस्री का। वो पाकिस्तान आए। जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और JUI के मौलाना फजलुर रहमान को राग़िब करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। तब उन्होंने रुख किया इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का, गाजी बरादरान से मुलाकात की और कुछ ही दिन बाद एक फतवा जारी हो गया। मौलाना अब्दुल अजीज़ के फतवे के मुताबिक ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला अगर कोई फौजी मारा जाता है तो उसे शहीद ना समझा जाए, उसका जनाजा ना पढ़ा जाए, बल्कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी ना दफनाया जाए। इस फतवे ने एक तूफान बर्पा कर दिया और ऑपरेशन नाकाम होता नजर आने लगा। साफ नजर आ रहा था कि मुशर्रफ रजीम अब गाजी बरादरान को नहीं छोड़ेगी, मगर हैरान कुन तौर पर एक मामूली सी कार्रवाई हुई। अब्दुल रशीद गाजी कुछ अरसे के लिए रूपोश हुए, फिर सब कुछ बैक टू नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से भी कहीं आगे। अब लाल मस्जिद में कुछ अजीब लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। अरब मुजाहिदीन के लिए मसाइल पैदा हो गए थे, उनको लाने की तरतीब बनाई गई और बुरक़े बनवाए गए और उनके साथ मुख्तलिफ साथी, और उन बुरक़ों के अंदर उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लाया गया। और उनमें से जो ज़ख्मी होते थे, हमने अपने जामे हफ्सा का एक हिस्सा उनके लिए मखसूस किया। उन ज़ख्मियों का इलाज हम यहाँ खामोशी के साथ करते रहे और उनके साथ हस्ब तौफीक ताउन किया और उनके लाने में भी हमने ताउन किया। और सबसे मजे की बात, ये सब हो कहाँ रहा था? ऐसे इलाके में जहाँ बगैर इजाजत चिड़िया पर नहीं मार सकती। करीब इस्लामाबाद का सबसे महफूज इलाका है, चप्पे चप्पे पे मारखोर होते हैं। दहशतगर्द यहाँ आए, वक्त गुजारें और फिर अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। बात हजम नहीं होती बॉस, कुछ तो गड़बड़ थी। कौन था जो अंदर ही अंदर गाजी बरादरान से मिला हुआ था? लाल मस्जिद के जो मौलवी साहिबान हैं, उनके साथ एक तारीखी ताल्लुक था हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का। लाल मस्जिद के अंदर बहुत सारे जो अनासर हैं, मिलिटेंट अनासर, वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर रहते थे और लाल मस्जिद के बारे में बाकायदा के एक इंटेलिजेंस की फील्डिंग बदस्तूर मौजूद होती थी। लेकिन कभी किसी ने ऐसे अनासर के आने जाने के बारे में और असलहा इकट्ठे करने के बारे में रिपोर्ट नहीं दी, और रिपोर्ट ना देने की वजह से कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ। तो ये कौन था जो रिपोर्ट नहीं दे रहा था, या रिपोर्ट कर नहीं रहा था, या ऑपरेशन कर नहीं रहा था अगर रिपोर्ट आ भी रही थी? तो ये हमारे सिस्टम के लोग थे। देखें जरा, एक तरफ दहशतगर्द पकड़ने की रेस लगी हुई थी, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इदारों के लोग स्टेट पॉलिसी के ही खिलाफ जा रहे थे। क्यों? बात यह है कि जो वॉर ऑन टेरर थी, उसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला जनरल मुशर्रफ ने किया था और उनके साथ फौजी कमांडरों ने किया था। बाकी सिस्टम के अंदर तो जो मजहबी अनासर हैं, बाकी जो जहादी अनासर जिन्हें कहा जाता था एट दैट टाइम या असलियत पसंद, उनके साथ तो उनसियत मौजूद थी। तो 2005 से 2007 के दौरान लाल मस्जिद इंतजामिया के खिलाफ कई पर्चे कटे, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन फिर मामला भी कट गया, एक नया तनाज़ा पैदा हो गया, ऐसा जिसके बाद बर्दाश्त की सारी हदें ख़त्म हो गई। एक ऐसी जंग का आगाज़ हो गया जिसका फाइनल शोडाउन 7 महीने बाद हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब पर 1-2 बार कातलाना हमले हुए थे, और फिर ये कहा गया था कि उनमें एक हमलावर जो था वो एक रास्तों में जो बनी हुई कदीम मस्जिद है उसके अंदर रह रहा था। वो कहते हैं ना कि जब जान पे बन जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगता है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक दिन शहर की तकरीबन 80 मसाजिद और मदारिस को गैर कानूनी करार दे दिया।
इन तमाम मसाजिद व मदारिस को शहीद करने का नोटिस जारी हो गया, जिनमें लाल मस्जिद के पीछे मौजूद जामे हफ्सा भी शामिल थी। एक मस्जिद अमीर हमजा शहीद भी कर दी गई। तब मुल्क भर के उलमा इस्लामाबाद पहुंचे और अज़्म किया कि किसी मस्जिद या मदरसे को शहीद नहीं करने देंगे, और इस पूरी मूवमेंट का मरकज़ बनी, गेस करें, यस, लाल मस्जिद। वो असल में जो उस मूवमेंट का जो इजलास हुआ था वो मदरसा अशरफुल उलूम में हुआ था, लेकिन जो मरकज़ था वो लाल मस्जिद उस वक्त बन गई थी। तो लाल मस्जिद के दाएं बाएं पूरे बैनर्स वज़ा कर दिए गए थे जिन पर ये लिखा हुआ था कि मस्जिदें किसी सूरत में गिराने नहीं देंगे। दारुल हुकूमत में हालात कशीदा हो रहे थे और मामलात को ठंडा करने के लिए उलमा और हुकूमत के मुज़ाकरात हुए। वज़ीर मजहबी उमूर एजाजुल हक ने यकीन दिलाया कि शहीद मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाएगा, लेकिन ठहरिए, पीछे तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे अब्दुल रशीद गाजी साहब का फ़ोन आया जिसमें अब्दुल रशीद गाजी साहब ने कहा कि आप वहाँ पे मस्जिद की तामीर का काम कर रहे हैं और यहाँ पर लाल मस्जिद के करीब जो जामा हफ्सा है उसको गिराने के लिए पुलिस मतलब जो CDA की इंतज़ामिया वो पहुँच चुकी है। तो मैंने एजाजुल हक साहब जो उस वक्त वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर थे उनको बताया कि भाई ये तो मुझे अब्दुल रशीद गाजी का भी फ़ोन आया, वो ये वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार अजीब सी बात है, ये क्या हो रहा है ना, यानी वफाकी वज़ीर भी उस सारी सूरत हाल से आगाह नहीं था। वफाकी वज़ीर जानते नहीं थे या जानना चाहते नहीं थे, बात इतनी मुश्किल तो नहीं थी। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर में तकरीबन 1000 गज ज़मीन गाजी बरादरान को दी थी, जिन्होंने इस ज़मीन पर जामे हफ्सा के नाम से एक मदरसा तामीर किया। अब्दुल्ला गाजी की वफ़ात के बाद इनके बेटों ने मदरसे की तौसीह की और जिस हिस्से को मदरसे में शामिल किया वो असल में लाइब्रेरी के लिए अलॉटेड था, यानी यह हिस्सा कब्जे की ज़मीन पर तामीर किया गया। आपारा थाने में पर्चा कटा और फैसला हुआ कि यह जगह पुलिस के ज़रिए खाली करवाई जाएगी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही गाजी बरादरान के अनदेखे साथियों का हाथ आ गया। पुलिस को अंदाजा हो गया कि इन भाइयों से अड़ने का नतीजा क्या निकल सकता है। बल्कि एक बार एक पुलिस अफसर ने कोशिश की भी थी, नतीजे में उसका एक ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ जिसका नाम भी किसी को याद नहीं। जामिया हफ्सा की अगर कोई कुछ कानूनी पेचीदगियां अगर हैं तो ये 10 साल से है ना, ये आज तो नहीं हो गई। अब मसला अब क्यों उठाया गया? तो अब जब जामे हफ्सा को डिमोलिश करने का नोटिस आया तो एक नया हंगामा खड़ा हो गया। मदरसे की बुर्कापोश और लाठी बरदार लड़कियां बाहर निकली और करीब मौजूद एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा ख़त्म करने के लिए उनकी 3 डिमांड्स थी। एक दिन पहले शहीद की गई मस्जिद अमीर हमजा दोबारा तामीर की जाए, तमाम नोटिस वापस लिए जाएं और पिछले 2.5 सालों में जो 7 मसाजिद शहीद की गई उन्हें फ़ौरन दोबारा तामीर कराया जाए। मुज़ाकरात शुरू हुए, बात बनती नजर आ रही थी। अब्दुल रशीद गाजी ने लाइब्रेरी खोलने का ऐलान किया और वफाकी वज़ीर एजाजुल हक ने मस्जिद अमीर हमजा का संगे बुनियाद रख दिया। अब्दुल रशीद ने हुकूमत को 27 मार्च की डेडलाइन दी। डिमांड थी कि जब बाकी 7 मसाजिद की तामीर का आगाज़ होगा तब वो लाइब्रेरी से कब्जा ख़त्म कर देंगे। आप इसे अगवा बराए तावान समझ लें। तो मामला सिंपल था, 7 मस्जिदों की तामीर और लाइब्रेरी पर कब्जा ख़त्म। लेकिन डेडलाइन करीब आती गई और फिर गुजर गई, कोई काम नहीं हुआ और 28 मार्च को सब बदल गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में रहने वाले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे और इस परेशानी की वजह थी मोहल्ले का एक घर। वैसे तो ये एक आम सा घर लगता था जिसमें एक बेवा अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी, मगर सूरज ढलने के साथ माहौल में रंगीनी ढल जाती। महल्लेदार शिकायत लेकर थाने पहुंचे, पुलिस ने छापा भी मारा लेकिन उल्टा पुलिस की दुर्गत बन गई। आपने कहा कि ये फांसी का अड्डा था, बिल्कुल था। इसके खिलाफ जो कुछ भी केस हुए या बने वक्तन फवक्तन, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सका, लिहाजा महल्ले वाले इससे डरते थे। ठीक है जी। और यहाँ तकरीबन हर घर में हर किसी की कोई ना कोई जवान बेटी है जो कॉलेज वगैरह जाती है। जब पुलिस से बात नहीं बनी तो मोहल्लेदार लाल मस्जिद पहुंचे। पहले तो गाजी बरादरान ने SHO से पर्चा काटने को कहा मगर उसने माजरत कर ली। फिर ASP सिटी कामरान आदिल से कहा तो पता चला कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। बाद में जब लाल मस्जिद कमीशन बना और अफसरों के बयानात लिए गए तो पता चला कि आंटी शमीम की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। एजाजुल हक का भी कहना था कि बाज़ लोग उनकी सर्विसेज लेते रहते हैं। तो जब पुलिस बेबस थी तो गाजी बरादरान ने कानून अपने हाथ में लेने का फैसला किया और यहीं से मामलात हाथों से निकलना शुरू हो गए। जज्बात की रूह में बहने वाले गाजी बरादरान और उनके तुलबा को अंदाज़ा नहीं था कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका नतीजा आखिर में क्या निकलेगा। यह 28 मार्च 2007 था जब मदरसे की लाठी बरदार तालबात आंटी शमीम के घर पहुंच गई और उन्हें उठा के लाल मस्जिद ले आई। उन्होंने दरवाज़ों को कुल्हाड़ी से तोड़ा, टोके से तोड़ा, तोड़ के सीधे अंदर आ गए, कर फेंका, आंसू गैस फेंकी। उसके बाद हमें तीनों को, माँ बेटियों को इस तरह गले में रस्सियाँ डाल के और कुत्ते की तरह खींच के लेकर गए। I mean, she is telling a lot many lies because
She is used to it and she is that kind of a lady. गाजी बरादरान की एक ही शर्त थी, आंटी शमीम के खिलाफ केस फाइल होगा तब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इलाके वालों ने एक कमेटी बनाई, लाल मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम बार बार शिकायत करते रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमारा आखिरी सहारा लाल मस्जिद ही थी। बज़ाहिर तो ये 3 लोगों को उठाने का मामला था, लेकिन गाजी बरादरान अब हर कदम पर रेड लाइन क्रॉस कर रहे थे। ये कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन मसला ये है कि जब ये सब चीज़ ऐसे हो रही हो और कानून ना काम कर रहा हो, इदारे काम ना कर रहे हो, तो फिर आदमी कहाँ जाए। मामला तूल पकड़ता जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट और कमिश्नर गाजी बरादरान को मनाने आए। लाल मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आंटी शमीम और दीगर खवातीन ने अपने जुर्म का इकरार किया और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन असल 3 मुतालबात वहीं के वहीं मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन बताते हैं कि हुकूमत लाल मस्जिद के तीनों मुतालबात मान गई थी, मगर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी शहीद मसाजिद की तामीर को मुसलसल टाल रही थी। वो कहते हैं कि एक दिन मैं परेशान होकर PM हाउस पहुंचा, जहां शौकत अजीज से इस हवाले से बात की। उनका जवाब सुनकर मैं चौंक गया। उनका कहना था कि लाल मस्जिद की वजह से मीडिया की तवज्जो वकला तहरीक से हट रही है, इसे ऐसे ही रहना चाहिए है, हमारा फायदा है। और यही बात वजीर आजम हाउस से बाहर भी हो रही थी। और फिर एक और रेड लाइन क्रॉस कर ली गई। 6 अप्रैल 2007 को लाल मस्जिद ने शरीयत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। शरई अदालतें बनाई गईं और 10 मुफ्तियों को काजी बना दिया गया। एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम खड़ा करना, ये तो खुली बगावत थी। हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने की धमकी दी तो गाजी बरादरान ने कहा कि किसी ने कार्रवाई की तो मुल्क फिदाई हमलों से लरज उठेगा। अब परवेज मुशर्रफ का पारा चढ़ रहा था। उन्होंने एक इजलास बुलाया जिसमें फैसला हुआ कि मुज़ाकरात ना रोके जाएं। इसीलिए चौधरी शुजात उलमा को साथ लिए लाल मस्जिद पहुंचे और 24 अप्रैल को गाजी बरादरान के सामने 10 मुतालबात रखे गए, जिनमें से 8 उन्होंने मान भी लिए। लेकिन असलहा वापस करने और लाइब्रेरी का कब्जा खत्म करने की बात नहीं मानी गई। 7 मई को चौधरी शुजात ने ऐलान कर दिया डील हो गई है। लेकिन 9 दिन गुजरने के बाद भी शहीद मस्जिद की तामीर का आगाज नहीं हुआ। अब्दुल रशीद गाजी ने तो कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात का ड्रामा कर रही है। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ पुलिस के जरिए हमारे तुलबा को गिरफ्तार कर रही है। अब मैदान गर्म हो चुका था। 20 मई को पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही लाल मस्जिद के तुलबा ने 4 पुलिस एहलकारों को पकड़ लिया और गाजी बरादरान ने एक बार फिर धमकी दी कि खुदकश बमबार हमारे एक इशारे के मुंतजिर हैं, अगर कोई गड़बड़ की तो मुल्क भर में आग लग जाएगी। ये धमकी काम कर गई। हुकूमत ने ऑपरेशन मुलतवी कर दिया, लेकिन 1 महीना ही गुजरा था कि एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद लाल मस्जिद की बात सिर्फ इस्लामाबाद ही में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर चीन और अमेरिका तक पहुंच गई। अब ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। इतवार का दिन था। इस्लामाबाद छुट्टियों पर हमेशा की तरह वीरान था, मगर उस दिन चीनी सफीर एक इमरजेंसी अलर्ट पे गौर कर रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। बात सुनते ही वो तेजी से उठे और गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गए। गाड़ी एक आलीशान कोठी के सामने रुकी। वो अंदर गए और बेताबी से किसी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और चौधरी शुजात हुसैन आंखें मलते हुए आ गए। सफ़ीर के चेहरे पे परेशानी देखकर उनके जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी और फिर सफ़ीर ने आने का मकसद बताना शुरू किया। उनके हर लफ्ज़ के साथ चौधरी साहब की परेशानी बढ़ रही थी। असल में हुआ ये था कि पिछली रात लाल मस्जिद के तुलबा ने एक चाइनीज़ मसाज सेंटर पर धावा बोल दिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकना चाहा तो उसकी खूब धुलाई की और फिर अंदर मौजूद चाइनीज़ शहरियों को अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने इनकार किया तो डंडे के जोर पे उन्हें यरगमाल बना लिया। लाल मस्जिद के मुताबिक ये मसाज सेंटर नहीं बल्कि बदकारी का अड्डा था। सेक्स एक्टिविटीज इन द कवर ऑफ मसाज। अभी सफ़ीर चौधरी शुजात के साथ बैठे ही थे कि इनका फ़ोन बज उठा। लाइन पर कोई और नहीं, खुद चीनी सदर थे। सफ़ीर के गले से यस्सर के अलावा कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। फ़ोन रखते ही उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि उनका राब्ता लाल मस्जिद में करवाएं और कुछ ही देर में अब्दुल रशीद गाजी की आवाज़ आई। हेलो हेलो हेलो। चीनी सफ़ीर ने एक महज फ़ोन पे खोला था तो दूसरी तरफ DC मोहम्मद अली और SSP ज़फ़र इकबाल मौलाना के सामने हाथ जोड़ रहे थे। उनकी नौकरियों का सवाल था। मुज़ाकरात 5 घंटे तक चलते रहे। परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ एक मिनट की अपडेट लेते रहे, लेकिन कुछ शहरियों का ही तो मामला था। मुल्क के सदर और प्राइम मिनिस्टर क्यों अपनी नींदें हराम कर रहे थे? इसके लिए हमें चाइना जाना पड़ेगा।
असल में जैसे ही ये खबर बीजिंग पहुंची तो खलबली मच गई। कहा जाता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर ऑफिशियल अपने दफ्तर में पहुंचे तो किसी ने उन्हें कैल्शियम की पिल्स भेजी थी कि भाई जानवान बनाओ, तुम लोग तो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। बस फिर क्या था, सदर ने फौरी इमरजेंसी इजलास बुलाया और सफ़ीर को हरकत में आने का पैगाम पहुंचाया। यही नहीं, उन्होंने सदर परवेज़ मुशर्रफ को भी फ़ोन घुमाया और इस नाअहली पे उन्हें खूब सुनाया। और जब उस मुल्क के प्रेसिडेंट का मुझे मैसेज आए कि उनके शहरियों को यहाँ हिफाजत दी जाए, ये मेरी नज़र में हमारे मुल्क के लिए, तमाम अवाम के लिए एक शर्म का बाइस है। काश बात यहीं ख़त्म हो जाती, मगर चीनी फ़ौज के टॉप कमांडर्स ने भी परवेज़ मुशर्रफ की नाअहली का उन्हें खूब एहसास दिलाया। आखिर ये ज़िल्लत परेड ख़त्म हुई। लाल मस्जिद इंतज़ामिया ने मुल्क के वसी तर मफाद में फ़ैसला कर लिया और चीनी शहरियों को रिहा कर दिया गया। पाक चीन दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए 9 ख़वातीन हज़रात को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और चीनी सफ़ीर को लाल मस्जिद के दौरे की दावत दी है। हेलो प्लीज, ज़बरदस्त तरीके से रिहा किया गया। हम सब लोगों का हाजी कि लाल मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए थे तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कोई कहानी चल ना रही हो। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा वो सारी ख़वातीन गाड़ी में बैठ के निकल रही थी। तो मैंने फिर अब्दुल रशीद गाजी से कहा, मैंने कहा आप लोग बड़े तेज़ हैं कि आपने हमारे से बड़ी कहानी डाली है, हम सबको इकट्ठा करके अंदर बुला लिया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और पीछे से पुलिस उनको निकाल के लेके चली गई। लेकिन ठहरिए, अब तक जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अब शुरू होने वाली थी। एंड्रू स्मॉल ने अपनी किताब पाकिस्तान चाइना एक्सेस में लिखा कि यह वाकया मुशर्रफ की गले की हड्डी बन गया। चीन का वाज़ेह मुतालबा था कि इन दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यही नहीं, चीन ये भी समझ रहा था कि लाल मस्जिद में चीनी अलहदगी पसंद भी मौजूद है, यानी चाइना के दुश्मन इस्लामाबाद में किसी की पनाह में है। बीजिंग ने इस्लामाबाद को अल्टीमेटम दे दिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। 2005 में अमेरिका और इंडिया की न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर था। अब पाकिस्तान की उम्मीदें चीन से जुड़ी। 2007 में पाकिस्तान मुंतज़िर था कि जल्द ही चाइना के साथ न्यूक्लियर डील हो जाएगी, लेकिन इस वाक़े के बाद अब डील का ख्वाब टूट रहा था। तभी कहते हैं कि मुशर्रफ रजीम ने फैसला कर लिया था कि अब फाइनल ऑपरेशन होगा। वैसे एक वजह और भी थी, बेनज़ीर को अमेरिका की ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल थी। अमेरिका चाहता था कि बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान पावर शेयरिंग डील कराई जाए, और ये बात मुशर्रफ बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि रियासत ने सियासत की। लाल मस्जिद के गुब्बारे में हवा भरती गई, लेकिन वो इग्नोर करती रही। शायद इसलिए कि अमेरिका बहादुर को मैसेज मिले कि अस्करियत पसंद तो इस्लामाबाद के बीच में बैठे हैं। अगर पाकिस्तान में एक ताकतवर डिक्टेटर ना हुआ तो वो इस मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। I mean, how can a couple of 100 women, you know, threaten a whole country of 160 million people? It's just the biggest joke going on. This is General Musharraf showing the Taliban cross to the American Dracula. You know, it's to scare the Americans that, listen, if you don't do anything, if you don't help me, I'm your man around here. This place will be swamped by these Taliban-type religious extremists. Rangers deployed near Lal Masjid. Quote, it has been decided to take severe action against the local Taliban in case of aggression and violence by them. I mean, that's how they describe you. Taliban. Well, I mean, they name everyone Taliban or Al-Qaeda. 3 जुलाई 2007 पुलिस और रेंजर्स एहलकार मस्जिद के गिर्द खारदार तारें बिछा रहे थे कि अचानक लाठी बरदार तलबा बाहर आ गए। तसादुम शुरू हो गया और फिर किसी एहलकार की SMG थी या किसी तालिब की क्लाशनकोफ। नाल से पहली गोली निकल गई और फिर क़यामत टूट पड़ी। एक बच्ची को गोली भी लगी है और हम बता रहे हैं कि इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे, हम फिदाई हमले करेंगे। फायरिंग भी हो रही थी और पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से फायरिंग हो रही है और कैसी फायरिंग हो रही है। और ये बिल्कुल वजारत माहौलियात का दफ्तर था और उस वक्त जो मिनिस्टर थे उस वक्त उनका ऑफिस था। तो उस ऑफिस को आग लगा दी गई थी और लाल मस्जिद के जो बच्चे थे वो इधर उधर डंडे उठा के भी भाग रहे थे। फायरिंग भी ऐसी थी कि बस कुछ ना पूछें, आंखें बंद करके पट्टी बांध के जैसे किसी को मैदान में छोड़ दिया जाए ना, कि आप बस ब्रस्ट मारने हैं, जिधर जाए लगे जो भी हो। और जो दरख्त लगे हुए थे, यकीन करें, ऐसे टहनियाँ ऐसे पत्ते गिरते थे जैसे प्रॉपर कोई ना
किरार और खुद पकड़ के ना। मैं उस फायरिंग में वहाँ पर उसी जगह मौजूद था जहाँ पर एक कैमरामैन है इसरार अहमद, जिनको गोली लगी थी, वो ज़ख्मी हो गए थे, और एक और जो कैमरामैन जर्नलिस्ट थे वो शहीद हो गए थे। ये इंडिया वालों ने गाना बनाया ना बड़ा अच्छा, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो ये अपनी फोर्सेस वाली ही साइड से आई थी बुलेट। उस दिन सूरज ढलने से पहले 9 लोग जान की बाजी हार चुके थे और 150 जख्मी थे। जख्मियों में वो भी थे जिन्हें खराश आई, और वो भी जो जिंदगी भर चलने से महरूम हो गए। सरकारी बिल्डिंग्स झुलस चुकी थीं, दर्जनों गाड़ियों से शोले उठ रहे थे, और फिर फौज बुला ली गई। लाल मस्जिद को एक तरह से घेरे में ले लिया गया, और फिर हम जैसे लोगों का, रिपोर्टर्स का वहाँ पर जाना मुश्किल हो गया। मैं और सलमान मसूद लाल मस्जिद के अंदर मौजूद थे जब बाकायदा तौर पे आपको याद हो ऐलान कर दिया गया था कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद फिर लाल मस्जिद का मुहासरा हो गया, और करीब जो इलाके हैं उन सब लोगों ने अपने अपने घर खाली कर दिए थे, और फोर्सेस ने बिल्कुल दाएं बाएं उसके करीब आ चुके थे। आसिम सलीम बाजवा हैं जो बाद में DGISPR भी रहे, वो गालबन वो 111 ब्रिगेड के कमांडर थे। तो इन्होंने इस सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था। 111 ब्रिगेड सारे मामले को देख रही थी, और फिर यहाँ पर एक पुरानी कवर्ड मार्केट हुआ करती थी, यहाँ पर उसको सरेंडर पॉइंट बनाया गया था। लाउड स्पीकर पर मुस्तकिल ऐलान हो रहा था, जो तलबा बाहर आएंगे उन्हें बाहिफाजत घर पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि 5000 रुपए भी दिए जाएंगे। वालिदैन की तो अजीब हालत थी, उनके लख्ते जिगर चंद गज के फासले पर मस्जिद में महसूर थे। मेरे बच्चों को छोड़ दे, हमारे बच्चे। बाद में लाल मस्जिद कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक जिन तुलबा को पैसों का लालच देकर या घर पहुंचाने का वादा करके बाहर बुलाया गया, उनमें से ज्यादातर फेक केसेस में अंदर हुए। कुछ तालिबात ने यह भी बताया कि जब हम बाहर आई तो वालिदैन के साथ भेजने के बजाय आपारा थाने ले जाया गया, हमें कई दिन तक वहां रखा गया, और पुलिस ने हमारे साथ बदजुबानी भी की। इस तजलील को देखते हुए जो सरेंडर करना चाह भी रहा था, उसने भी इनकार कर दिया। और फिर उसी रात 4 जुलाई 2007 एक अजीब वाकया पेश आया। तुलबा को 3:30 बजे तक सरेंडर करने को कहा गया था, लेकिन फिर डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई, हत्ता कि रात के 8 बज गए। बुर्क़े में मलबूस तालिबात बाहर आ रही थी, रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने वालिदैन के साथ जा रही थी कि अचानक एक खातून पुलिस एहलकार की नज़र एक तालिबा पे पड़ी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लाल मस्जिद और मदरसा जिहादी तरानों से गूंज रहा था। तुलबा का जोश उरूज पर था। अल जिहाद के नारे पूरे शहर में सुनाई दे रहे थे, लेकिन गाजी बरादरान को अंदाज़ा हो चुका था कि अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। एक खुफिया मीटिंग बुलाई गई। फैसला हुआ कि मौलाना अब्दुल अजीज़ को यहाँ से कबायली इलाकों की तरफ भेजा जाएगा, जहाँ से वो तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अब्दुल रशीद गाजी ने एक खुफिया दोस्त को फ़ोन मिलाया, उसने ऑल क्लियर का इशारा दिया, और मौलाना अब्दुल अजीज़ लाल मस्जिद से बाहर निकल आए। खातून ने फौरन 2 रेंजर्स एहलकारों को इशारा किया, और वो उस तालिबा की तरफ लपके। चेहरे से पर्दा हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। नकाब के पीछे कोई और नहीं, खुद मौलाना अब्दुल अजीज़ थे। लेकिन असली सवाल, वो कौन था जिसने मौलाना को बाहर आने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था? ये बड़ा अहम सवाल है, और यही सवाल सहाफ़ी सुबूक सैयद ने मौलाना अब्दुल रशीद से किया था, जिन्होंने कहा कि हमारे अपने ही हमें ले डूबे, और फिर बताया कि वो खालिद ख्वाजा साहब थे, जिनका ताल्लुक जो आर्मी के रिटायर ऑफिसर थे, और जब अफ़गानिस्तान का जहाद हो रहा था तो उस वक्त उनका एक बड़ा रोल था। अगरचे कि उस वक्त वो जेल में थे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन थी, तो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि एक भाई अंदर रहे और एक भाई बाहर निकल आए। उन्होंने ये बताया कि नीचे के रास्ते खुले हैं, जो लोग निकलना चाहते हैं उनको निकल सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ असातिज़ा निकल सकते हैं। तो वो उसमें बाकी लोग तो निकले, यहाँ से काफ़ी लोग निकले भी, लेकिन हम ना निकल सके, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। एक अजनबी आवाज़ उभरी। कहा गया कि कुछ ही देर में एक अहम मेहमान को लेकर हम PTV के दफ्तर पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाएं। इससे पहले कि सेक्रेटरी कुछ कहते लाइन कट गई। PTV के मीडिया कोऑर्डिनेटर को आगाह किया जाता है
कुछ ही देर में वो अहम मेहमान 2 सादा लिबास में मलबूस अफराद के साथ पीटीवी दफ्तर पहुंच जाता है। अगली सुबह पीटीवी पर उस मेहमान का इंटरव्यू नशर होता है और फिर हालात, जज्बात सब बदल गए, क्योंकि वो मेहमान कोई और नहीं, वो थे लाल मस्जिद कमीशन को दिए गए स्टेटमेंट में एमडी पीटीवी ने कहा कि उन्हें इस इंटरव्यू का कुछ पता नहीं था। ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के कहने पर ऑन एयर किया गया था। मैंने तो ये भी कहा था कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे गौर ही नहीं किया। यही नहीं, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर आफ्ताब शेरपाव ने भी कहा कि यह बहुत गलत फैसला था। खैर, इस इंटरव्यू से पहले भी और दौरान भी मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन जैसे ही पीटीवी पर इंटरव्यू नशर हुआ, अब्दुल रशीद गाजी का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अब्दुल अजीज और फजलुर रहमान के दरमियान तय पा गया था कि वो असलहा उलमा के हवाले करेंगे और सरेंडर कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि फैसला होता, पीटीवी पर यह इंटरव्यू आ गया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना अब्दुल अजीज गाजी। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, आप अपना निकाब हटाना पसंद करेंगे? तो वो मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी हो जाती है, अल्लाह ही का अमर होता है। 6 जुलाई 2007 फजर की अजान हुए अभी चंद मिनट गुजरे थे कि इस्लामाबाद एक धमाके से गूंज उठा। तलबा और फोर्सेस की फायरिंग के दौरान कर्नल हारून उल इस्लाम शदीद जख्मी हो गए और लाल मस्जिद के 2 तलबा जाँ बहक हुए। जो लाशें अंदर पड़ी हुई हैं उन लाशों को उठाया जाए। अगला दिन और भी मुश्किल था। 7 जुलाई को मुशर्रफ के सामने एक नहीं 2 महाज खुले हुए थे, एक इस्लामाबाद का और दूसरा लंदन में, जहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कई माहिरीन कहते हैं कि इस्लामाबाद महाज इसीलिए खोला गया ताकि सबकी तवज्जो लंदन से हटाई जा सके, क्योंकि APC demands the immediate resignation of General Musharraf. रात भर बिल्कुल फायरिंग होती है, शदीद फायरिंग हुई है और इतनी फायरिंग हुई है कि बच्चे हमारे घरों में रोते रहे, मोहल्ले पड़ोस के बच्चों की आवाज़ें आती रहीं। इस डर और इस खौफ की वजह से अपनी फैमिलीज़ को मैंने, अपने बीवी बच्चों को अपने ससुराल मैंने भेजा हुआ। बच्चियों को उन्होंने मस्जिद हफ्ज़ा की 2 फ्लोर्स पे बंद किया हुआ है, दोनों तरफ उसके गार्ड्स खड़े किए हुए हैं। अंदर उन्होंने ऐलानात किए हैं कि कोई भी शख्स यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। अब ये और बात है कि एजाजुल हक ने कमीशन को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो बयानबाजी हो रही थी ये ऊपर वालों की डिक्टेशन के सिवा कुछ नहीं थी। और फिर उसी रात जियो न्यूज़ पे खबर ब्रेक हुई, फौज के कर्नल हारून उल इस्लाम शहीद हो चुके हैं। जब फौज का एक अफसर मारा गया तो विद इन दी आर्मी भी एक रिजेंटमेंट थी, और उस वक्त के जो फौजी सरबराह थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी इस बात पर कायल हो गए थे कि अब ऑपरेशन हो। 9 जुलाई 2007 डी-डे आ गया। परवेज मुशर्रफ का कहना था कि लाल मस्जिद में असलहे के ढेर मौजूद हैं और वो सरेंडर नहीं करना चाहते, जबकि अब्दुल रशीद गाजी कह रहे थे कि अगर मुझे इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश किया जाएगा तो मैं सरेंडर पे राजी हूँ। अब्दुल रशीद गाजी बार बार हमें फ़ोन करते थे और कहते थे कि मीडिया को लेकर आ जाएं और लाल मस्जिद का सारा सर्च ऑपरेशन करें, जामा हफ्ज़ा को सारा सर्च करें, आप देख लें कि मेरे पास कितना असला वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऐसा उनका कोई मुतालबा नहीं माना गया। उलमा शदीद परेशान थे क्योंकि मुज़ाकरा जब किसी नतीजे पे पहुँचने लगते कोई अनदेखा वजूद उन्हें नाकाम बना देता। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी समेत मुल्क के जय्यद उलमा चौधरी शुजात हुसैन के साथ सर जोड़े बैठे थे। चौधरी साहब ने कहा कि उलमा से कहा कि आप जल्दी बात ख़त्म करें क्योंकि मैंने डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाने के लिए जाना है। तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने चौधरी शुजात साहब से कहा कि चौधरी साहब ये आंखें डॉक्टर को मत दिखाएं, जाके परवेज़ मुशर्रफ को दिखाएं। लेकिन जब चौधरी साहब ने आंखें दिखाई तो नजरें उठाने के काबिल भी ना रहे। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मैं मायूसी के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर सब हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं, मायूसी लेके जा रहे हैं। लेकिन इतनी मायूसी क्यों, अभी बताता हूँ। 9 जुलाई के दिन उलमा और चौधरी बिरादरान की जद्दोजहद रंग ले ही आई। डील हो गई, ये कि गाजी बिरादरान अपने ख़ानदान समेत अपने आबाई गांव चले जाएंगे। मस्जिद व मदरसा वफाकुल मदारिस के हवाले कर दिया जाएगा। मीडिया चैनल्स ने मुज़ाकरात की कामयाबी की खबर नशर कर दी। तुलबा ने अपने वालिदैन को आगाह किया और मुल्क भर के लोगों ने सुख का सांस लिया।
मगर फिर अचानक एक हौलनाक धमाका होता है और फिर तारीकी छा जाती है। चौधरी शुजात डील के ड्राफ्ट पर साइन लेने के लिए ऐवान सदर पहुंचे, जहां परवेज मुशर्रफ का रिएक्शन देख के हैरान रह गए। मुशर्रफ ने पुराने ड्राफ्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया। एक लम्हे में महीनों की मेहनत पे पानी फिर गया। न जाने वो कौन सी क़ुव्वतें थीं जिन्होंने इस मामले को ख़राब कर दिया। इत्तेफ़ाक़ राय हो गया था और 12:30 बजे के लगभग चौधरी शुजात हुसैन साहब और वफाकी वज़रा ऐवान सदर गए हैं और वहाँ से 2:30 बजे के करीब वापस आए और बिल्कुल नया ड्राफ्ट लाए हैं। उस वक्त हमें कहा गया कि ये इसका हाँ या ना में जवाब दें, इसमें कोई हर्फ तब्दील नहीं होगा और आधे घंटे के अंदर जवाब दें। मौलाना फजल रहमान खलील और मेरे बारे में तय हो रहा था कि हम जाएंगे, अब्दुल रशीद गाजी से बैठ के तफसील से बात करेंगे, लेकिन कमांडर साहब ने आके तहक्कुमाना लहजे में कहा कि मैं फजल रहमान खलील के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा और वो भी 15 मिनट के लिए जा सकेंगे, जल्दी तय करें जो कुछ तय करना है। बरसों का इत्तेहाद टूट चुका था। सेम पेज की बाकियात राख हो गईं। भूतों की चाप करीब आ रही थी और फिर रात के 4 बजे कमांडोज मस्जिद में दाखिल हो गए। मीनारों से होने वाली मुज़ाहमत मिनटों में ख़त्म कर दी गई। फिर कमांडोज लाल मस्जिद से जामे हफ्सा में दाखिल होने लगे। वो एक एक कमरे को क्लियर करते जा रहे थे। जब फ़ौज की जीत यकीनी होने लगी तो अस्करियत पसंदों ने बेसमेंट का रुख किया। कमांडोज एक एक करके उन्हें ठिकाने लगा रहे थे और आखिर में सिर्फ एक कमरा बच गया। अब्दुल रशीद गाजी उसी कमरे में थे। उस वक्त का हाल उनसे बेहतर कौन बता सकता है। वो अंदर बैठते हैं, वो अंदर आते हुए उनको डर लगता है। हम सिर्फ 2 या 3 बंदे हैं और उस जगह पर आने के लिए वो तकरीबन 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे। हम गिरफ्तारी हम नहीं दे सकते, हम शहीद हो सकते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ ठहरिए, महसूस कीजिए। महीनों के वाक़यात, कामयाब और नाकाम मुज़ाकरात, डंडे लहराती तालिबात, कानून हाथ में लेने के एतराज़ात, दहशतगर्दों की बी टीम होने के इल्ज़ामात, ये मुल्ला और आमिर की जंग का फाइनल शोडाउन था। और फिर रियासत जीत गई, बागी हार गया। कमांडोज कमरे में दाखिल हुए और अब्दुल रशीद गाजी की कहानी ख़त्म हो गई। अब्दुल रशीद गाजी साहब का मुझे फ़ोन आया था और ये फ़ोन उन्होंने अलविदाई फ़ोन किया था खुदा हाफिज़ करने के लिए। और मुझे उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार बस ठीक है, अब हुकूमत ने ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया है, अब आखिरत में मुलाकात होगी। 36 घंटों की मुसलसल खून रेजी के बाद एक आखिरी गोली, एक आखिरी चीख और फिर साइलेंस। ऑपरेशन साइलेंस ख़त्म हो गया। लेकिन खुदा जाने सरकार ने ऐसा क्या छुपाना था कि 12 जुलाई तक प्रेस के लिए एंट्री नहीं खोली। अवाम भी जानने के लिए बेताब थी कि अंदर क्या हुआ है। For the first time, journalists were guided through the Red Mosque complex Thursday. Pakistan's president vowed to crush Islamic extremists in every corner of the country. We can see for ourselves the volume of fire, that targets were peppered with fire. ये असला देखकर तो मुझे कराची ऑपरेशन याद आ गया। 90 में पानी की टंकियों से कुछ ऐसा ही चमचमाता हुआ असलहा निकला था। वैसे कुछ यही खदशा अब्दुल रशीद गाजी ने भी पहले जाहिर किया था। अलबत्ता ये अब मुमकिन है कि ये जब सब कुछ हो जाए, हम सब शहीद हो जाएं, उसके बाद ये यहाँ पर रॉकेट तो क्या, यहाँ एटम बम भी ला के रख सकते हैं। असलहा लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद दिखाया गया था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी फैक्ट्री से तैयार होकर आया है। और मुझे याद है उस वक्त तलत हुसैन साहब ने प्रोग्राम किया था, वो आज टीवी का एक शो करते थे लाइव विद तलत हुसैन, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये सारा असला बताया था। उन्होंने कहा कि ये देखें बिल्कुल नया असला है और ये खाम खा ला कर यहाँ पर रख दिया गया है और चीट किया जा रहा है। जाहिर है जब पूरा कॉम्प्लेक्स धो दिया गया, खून साफ कर दिया गया, लाशों को हटा दिया गया, तो इन्वेस्टिगेशन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची। एक और बात जो आम थी कि ऑपरेशन के दौरान फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी तस्दीक ना हो सकी, मगर अगले ही साल ISI के एक्स DG ने इस राज से पर्दा उठा दिया। मेरी रग रग में फौजी खून, मैं इस चीज को सोच भी नहीं सकता कि मासूम लोगों पे आप फास्फोरस ग्रेनेड जो है वो गया। डॉक्टर साहब, फास्फोरस ग्रेनेड्स
फास्फोरस यूनिट के जो पैलेट्स हैं वो आग को जलाते हैं, वो यूज हुए, वो बिल्कुल ये जुल्म है, जुल्म। लाल मस्जिद और जामे अफसा के अंदर हुआ क्या था, इसकी हकीकत शायद कभी पता नहीं चले। जिन दो साथियों का जिक्र अब्दुल रशीद गाजी ने किया था, उन्हें मारा नहीं गया बल्कि खुफिया इदारों के हवाले कर दिया गया, और जब वो वापस भी आए तो कभी जबान ना खोलने का वादा करके। शायद ये राज उनके सीनों में ही दफन रह जाए। यही नहीं, जो बच्चे ऑपरेशन से पहले मदरसे से बाहर आ गए थे, उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें हरासा किया गया। और ये बात मैं नहीं, लाल मस्जिद कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। ऑपरेशन की लातादाद जस्टिफिकेशन में से एक ये भी थी कि अंदर गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद है। जब ऑपरेशन के बाद पूछा गया कि कहाँ है वो, तो अखबारों में एक गैर मुल्की की लाश दिखाई गई, लेकिन हकीकत ये है कि वो लाश किसी उज़्बक दहशतगर्द की नहीं थी। तस्वीरें दी गई कि ये वो उज़्बक कमांडर हैं अलकायदा के जो यहाँ पर मारे गए हैं। अखबारों में तस्वीरें शाया हुई तो मुझे याद है कि हामिद मीर साहब भी शो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे साथ लिया और मुझे कहा कि आओ ज़रा चलते हैं। तो हम चले गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर एक खातून चीख रही थी कि मैं अटक की हूँ, मेरा खामद अटक गया, ये मेरा बेटा कैसे उज़्बक हो गया। तो यानी वो भी एक तरह से प्लांटेड स्टोरीज थी। जहाँ तक ऑपरेशन के दौरान हलाकतों की बात है, तो आज तक पता नहीं चला कि असल में कितने लोग जान से गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक 103 लोग जाँ बहक हुए, जिनमें एक भी बच्चा या खातून नहीं थी, जबकि लवाहिकीन का कहना था कि ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जान से गई। यहाँ असल कंट्रोवर्सी है तुलबा के रिकॉर्ड्स के हवाले से। लाल मस्जिद इंतज़ामिया का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने रिकॉर्ड सीज कर लिया था, ताकि कभी पता ही ना चल सके कि कितने लोग वहाँ मौजूद थे और कितने जान से गए। दूसरा ये कि जामे हफ्सा और फरीदिया के कई 100 तलबा लावारिस थे, उनके बारे में पूछने किसी ने आना ही नहीं था। उनकी मौजूदगी का वाहिद पता रिकॉर्ड से चलता, जो गायब कर दिया गया। 100 बातों की एक बात, आखिर ज़रूरत क्या थी मस्जिद की दीवारों को खून से रंगने की? महीनों बाद जब आखिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, तो बेहतर ना था कि अंदर मौजूद ख़वातीन और बच्चों की खातिर उन पर चढ़ाई ना की जाती, उनको हथियार डालकर जाने दिया जाता? ये फिलॉसफी है गवर्नमेंट के उस वक्त जो हेड कर रहे थे, जिनके हाथ में सारा ये निज़ाम था कि तशद्दुद, जुल्म और जबर को आखिरी हद तक ले आओ। चाहे आप बलूचिस्तान में चले जाएं, बुगती के वाक़े पे नज़र डालें, आप कबायली इलाकों में चले जाएं, आप जामे हफ्सा, ये एक साइकी थी, जालिमाना, जाबराना, आमराना साइकी। ये अभी फिंसी है, ज़रा फोड़ा बन लेने दो इसको, और ये बड़ा फोड़ा बनकर पूरी दुनिया के सामने आए, तब शिगाफ लगाऊंगा, तब मैं क्रैक डाउन करूंगा, ताकि पूरी दुनिया के सामने आ जाए कि इस्लामी इंतहा पसंदी के खिलाफ मुजाहिद आजम जो है वो सदर मुशर्रफ है। लेकिन जो भी ये समझ रहा था कि ये करके हुकूमत की रिट इस्टेब्लिश कर लेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद आई, हज़ारों अफराद उसकी लपेट में आए। आमरीत का ख्याल था कि बुक्टी हो या अब्दुल रशीद, उनकी लाश के साथ उनकी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमने देखा कि बुक्टी के बाद बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी की तहरीक कहाँ पहुँची, और लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद फ़िदाई हमलों ने कितने मासूम पाकिस्तानियों की जानें ली। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद सिर्फ 1 साल में 1200 पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ खुदकश हमलों में जान से गए। तारीख में पहली मरतबा रावलपिंडी और लाहौर जैसे शहरों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुए। सिर्फ 2 महीने बाद एक 18 साला नौजवान ने पाकिस्तान के इलीट कमांडोज के यूनिट पर हमला किया, जिसमें 22 फौजी शहीद हुए। क्यों? क्योंकि इख्तिदार पर जो काबिज था वो एक बुत को पूछता था, अपनी अना के बुत को, और इस बुत को खुश रखने के लिए, सिर्फ इख्तिदार पर काबिज रहने के लिए उसने हर वो कदम उठाया जो सिर्फ उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाए। लाल मस्जिद ऑपरेशन का फ़ैसला भी एक अना परस्त का फ़ैसला था। उसका ख्याल था कि इसके ज़रिए वो इख्तिदार को मजबूत बना सकेगा, मगर कुदरत का कमाल देखिए कि चंद महीनों बाद वर्दी भी छिन गई और बिल आखिर इख्तिदार भी गया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने मुस्तकबिल को कौम और अवाम के हाथों में छोड़ता हूं। लेट देम बी द जजेस एंड लेट देम डू जस्टिस।